सभी व्यूअर्स को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल बातिश और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिसको कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली गर्ग, जो कि एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन के डॉक्टर हैं और पिछले कई वर्षों से हिम्स के साथ कार्य कर रहे हैं। हिम्स की फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर आधुनिक आयुर्वेद, साइंटिफिक आयुर्वेदा के ज़रिए से कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर जैसी घातक बीमारियों को भी रिवर्स किया जाता है। हिम्स हॉस्पिटल में हम केवल इलाज ही नहीं करते बल्कि पेशेंट्स को इलाज सिखाया भी जाता है ताकि घर जाके वो लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो कर सकें और खुद का डॉक्टर स्वयं बन सकें। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे ये एक रियलिटी है और हर उम्र के लोगों के साथ जुड़ी हुई है, मगर बात कोई नहीं कर पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल वेलनेस की। जैसे कि एक खिचड़ी होती है, खिचड़ी जब कुकर में पकती है तो एक बीमार इंसान को भी ठीक करने में सहायता करती है, और अगर वही खिचड़ी हमारे दिमाग में पकनी शुरू हो जाए तो एक ठीक इंसान भी बीमार होना शुरू होता है। वैसे ही सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, वयस्क होता है, एडल्ट होता है, उसमें भी सेक्सुअल डिज़ायर्स आने ऑब्वियस हैं, नेचुरल हैं। कई बार हमारी बुक्स होती हैं 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की बुक्स, उसमें भी कई चैप्टर्स हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, मगर उन चैप्टर्स को स्किप करा दिया जाता है। तो जो डिज़ायर्स होते हैं, सेक्सुअल नॉलेज होती है जो कि एक बच्चे को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, जिसके कारण जब वो एक्चुअल में सेक्स करने लगता है, जब टाइम आता है उसका करने का, आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, तो वो या तो सेक्सुअल अट्रैक्शन से बिल्कुल ही नहीं कर पाता, जिसको कि हम हाइपोसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, या वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाता है, जिसको कि हम हाइपरसेक्सुअलिटी कहते हैं। तो इस बारे में अपने इंसाइट्स देंगे, अपनी जानकारी देंगे डॉक्टर सोनाली जी। जी डॉक्टर सोनाली। थैंक यू सो मच मुकुल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक टेबू टॉपिक है अभी तक इंडिया में। ऑल्दो थोड़ा बहुत सेक्सुअल एजुकेशन अभी स्कूल में देना शुरू किया है, लेकिन आपने डिज़ायर की बात करी। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल डिज़ायर को हम गलत मानते हैं। ये शब्द ही गलत है कि अगर यौन इच्छा की कोई बात करता है तो उसको या तो छुपाया जाता है और उसको एज के हिसाब से, जैसे इतने बच्चे, इतने साल की उम्र के बच्चे को क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, या फिर ज़्यादा उम्र हो गई है तब नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत चीज़ मान ली गई है। जबकि आप समझिए कि जब बच्चे को प्यूबर्टी में वो आएगा, जब प्यूबर्टी होगी, बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होंगे, तो वो हार्मोन्स उसको वो फील कराएंगे, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी पॉपुलेशन को, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें, अगर हमारे बच्चों को कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड कुछ सवाल आ रहे हैं उनके मन में, तो उनको आंसर देने के लिए एक इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे पेरेंट्स हों या फिर स्कूल्स में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन सिस्टम हो। जो मुझे लगता है कि इंडिया में हम लोग सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। जो लोगों के दिमाग में एक डर है कि अगर हमने बच्चों में ही सेक्स की बात करना शुरू कर दिया, सेक्सुअल एजुकेशन की बात करना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ या फिर सेक्सुअल चीज़ों की तरफ इंडल्ज हो जाएंगे। यही मुझे लगता है सबसे बड़ा डर रहता है कि बच्चों के सामने नहीं बोलना, बिल्कुल भी ये वर्ड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने डिक्शनरी में पढ़ते हैं ना हम लोग शब्द, तो उसने सेक्स वर्ड पढ़ा और उसने जाके अपने टीचर को पूछ लिया कि मैम ये वर्ड क्या है। छोटी बच्ची है, ठीक है, तो अब नए नए वर्ड्स हैं तो क्यूरोसिटी होती है बच्चों को। तो टीचर ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया और प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया कि आपके बच्चे देखिए क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ इस वर्ड के कारण। हाँ, ये वर्ड के कारण इतना बड़ा ये टैबू है शब्द। तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने आते रहते हैं और यही एक रीज़न भी था कि मैंने सेक्सुअल एजुकेशन को इंडिया में खुल के पूछो नाम से हमारा चैनल है, खुल के पूछो नाम ही हमने इसलिए दिया कि लोग जो बातें नहीं कर पाते हैं वो हमारे चैनल पे कर सके, जो एजुकेशन बाहर नहीं ले पाते हैं वो हमारे चैनल से ले सके। सो आपका क्वेश्चन था हाइपोसेक्सुअलिटी और हाइपरसेक्सुअलिटी के बारे में। बेसिकली अब डिज़ायर की बात कर रहे थे हम, अट्रैक्शन ना बोल के इसको डिज़ायर समझ सकते हैं।
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सेक्सुअल डिज़ायर में हार्मोन्स का रोल रहता है। बिल्कुल। आधे से ज़्यादा लोग जिनको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रखी है, हो सकता है उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या उनके रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, नहीं उनके पार्टनर के साथ नहीं, उनके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, राइट। जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल अर्जेस कम हो गए, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है। और ऐसे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम थी, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कई लोगों का बढ़ जाता है, अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से सेक्सुअल अर्जेस सप्रेस हो जाती है, उनको ठीक नहीं है। पता, वो उस चीज़ को अपने ईगो के साथ और एक क्या बोलते हैं उसको, मस्क्यूलिनिटी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक उनके है। पार्टनर भी जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि लड़की को भी सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, राइट। शादी हो गई, शादी के बाद उसको डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर नहीं है तो इरेक्शन नहीं हो रहा। राइट, इरेक्शन बिल्कुल, के बिल्कुल सही लिए बात है। सेक्सुअली परफॉर्म करने के लिए डिज़ायर सबसे पहले आती है। हाँ जी। है ना, थॉट्स आते हैं, फिर अराउजल आता है, ये सब चीज़ें हैं। अब क्योंकि मिस एजुकेशन है, क्योंकि सेक्सुअल एजुकेशन अच्छे से नहीं मिली, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो हाँ, ये हो सकता है, मैं व्यूअर्स को भी बता देती हूँ कि अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, तो उसके पीछे हार्मोन्स का रोल हो सकता है, उसके पीछे नर्व्स का रोल हो सकता है, नर्व सिग्नल्स का रोल हो सकता है, Yes. उसके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, या फिर डिप्रेशन, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, जिन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपके Okay. रिलेशनशिप में भी इशू है तो हाँ जी। देयर आर काउंसलर नाउअडेज, देयर आर Right. कपल थेरेपिस्ट, देयर आर मैरिज काउंसलर। अगर आपके माइंड में, देखो डिफरेंट तरह के लोग हैं, हो सकता है कि एक चीज़ मुझे बहुत छोटी लगती है और दूसरे इंसान के लिए बहुत बड़ी, होता है, ऐसे होता है, अक्सर होता है तो ऐसा। वो चीज़ें समझना। अभी तक इंडिया में इन चीज़ों के लिए एजुकेशन नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है तो ये एक माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आपके करियर के साथ में, आपके एजुकेशन के साथ में, बिल्कुल। आपके रिश्तों के साथ में, इवन आपकी बॉडी। अब मेडिकल साइंस ये भी प्रूव कर चुकी है कि लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है, फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं, वो जल्दी बीमार होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं, अगर बीमारी हो जाए तो हील नहीं कर पाता। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, जी। बॉडी के अंदर टूट फूट होती रहेगी। Okay. मतलब सेल्स हमारी कमज़ोर होती हैं, बीमार भी होती हैं, वो सेल रिपेयर भी होती है, तो अपने ये आप। बॉडी का खुद का सिस्टम है। अपने आप। इफ़ ठीक है। यू आर हैप्पी, हाँ जी। इफ़ यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, जो इंसान कम कन्फ्यूज है उसकी बॉडी उतनी जल्दी रिपेयर होगी। ओके। जो इंसान जितना कम स्ट्रेस में रहता है, जितना ज़्यादा मिंगलिंग वो फैमिली के साथ, और Right. जैसे ब्लू जोन की हम लोग बात करते हैं, जी, आपने भी जी, सुना जी, होगा जी, कि बिल्कुल। पूरी दुनिया में 5 ब्लू जोन है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, Yes. हॉस्पिटल सबसे कम है, बीमारियाँ सबसे कम है, हाँ। लॉन्जिविटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग ज़्यादा पैशनेट हैं, वहाँ के लोग का कम्युनिटी सिस्टम है। मतलब वहाँ पे एक जो एक्सपर्ट वहाँ पे गए थे रिसर्च करने के लिए, सारे ब्लू जोन में गए, जबकि वो पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में है, उनका एक Okay. दूसरे से रिलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने सब जगह जाके एक चीज़ देखी कि वहाँ के लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं और सोशली बहुत अच्छे हैं। मतलब वहाँ पे लोगों का, वहाँ पे लोग ये बोलते हैं स्टेटमेंट कि अगर मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो बाहर जो भी इंसान मुझे मिलेगा वो कोई नया इंसान नहीं होगा, उसको वो जानते ही होंगे। अच्छा। तो उन लोगों का ऐसा महीने में एक बार गेट टुगेदर ज़रूर होता है जहाँ पे वो सबको मिलाते हैं एक दूसरे से, अपने बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं। तो Okay. मतलब रिलेशनशिप में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको बहुत डीपर लेवल तक इम्पैक्ट करता है। ये होगी हाइपोसेक्सुअलिटी की बात, है ना, Right. हाइपोसेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर इसको हम बोल सकते हैं। एक Okay. को आपने बोला कि हाइपर सेक्सुअल होते हैं बहुत सारे Yes, लोग, तो इसके पीछे भी लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन हो सकता है, क्योंकि एक मेरे पास अभी हाल फिलहाल में जो केसेस आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं है, ओके। तो उनके दिमाग से वो थॉट जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वो उनको प्लेजर फील ही नहीं हुआ जो उन्होंने दिमाग में सोच रखा था। हाँ, वो कुछ पॉर्न से रिलेटेड भी होता होगा, Yes. मे भी वो कुछ पॉर्न वीडियोस देखते हैं, पॉर्न वीडियो देखा वो और चाहते हैं वैसी पॉर्न चीजें वीडियो से उन्होंने सेक्सुअल एजुकेशन ली है। Right, उनको लगता है right. ऐसी होती है लड़की, वेरी ठीक है, उनको लगता है कि इस तरह से होती है परफॉर्मेंस, उनको लगता है कि ओह इतने घंटे होना चाहिए परफॉर्मेंस, जब रियलिटी में नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, और वो Oh. डिससेटिस्फैक्टरी होता है दिमाग के लिए Very बहुत true, ज़्यादा, very क्योंकि जो ऑर्गेज्म की हम बात करते हैं, अगर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, वो दिमाग से शुरू होती है, वो फिजिकल नहीं है सिर्फ, वो दिमागी भी है, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो। जबकि हम Okay. ऐसा बोलते हैं कि फीमेल का जो है वो ज़्यादा माइंड से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेल का भी माइंड पे उतना ही डिपेंड करता है। Right. तो हाँ, जिन लोगों को हाइपर सेक्सुअलिटी हो रहा है, उनको दिमाग का भी प्रॉब्लम, जैसे ओसीडी हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपने सुना होगा कि कई लोगों को psychiatric. सफाई की आदत होती है, वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। हाँ, कुछ कुंडी बंद करते रहते हैं। बिल्कुल Yes, सेम yes. वही चीज़ सेक्सुअल थॉट्स के साथ भी होती है। Okay. एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फिर से करने का मन कर रहा है, फिर से, ये Right. कंपल्शन बन गया, और उन लोगों की हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि
कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऐसा कोई इंसान के साथ आप बात नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर उसके दिमाग में थॉट आ गया है, वैसे जैसे हाथ धोने का थॉट आ गया है, जब तक उसने हाथ नहीं धोया उसके लिए ये दुनिया है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके उसके दिमाग में वही चल रहा है कि पानी से हाथ धोऊंगा, तो फिर उसके मन में अगर कंपल्सिव बिहेवियर वाले इंसान के मन में सेक्स का थॉट आ गया है, तो जब तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा उसके लिए दुनिया जीरो है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उसकी आप सोचो कि ये डेली लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है उसकी वजह से। पॉर्न एडिक्शन की वजह से ये हो सकता है, मास्टरबेशन का किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन रहा है, कंपल्सिव मास्टरबेशन बिहेवियर, उसकी वजह से हो सकता है। एंड देयर आर अ फ्यू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आल्सो, जैसे कि पीनस का आगे वाला जो हिस्सा होता है, ग्लांस पीनस, उसमें नर्व्स हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। अब जैसे वो कुछ कपड़े भी पहनता है, जैसे टच होता है, उसको फिर से अराउजल फील हो जा रहा है, तो उसको सेक्सुअल डिजायर बार बार हो रही है, ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हर एक चीज़ के लिए देयर इज ट्रीटमेंट, बट लोगों को पता नहीं है, वो शर्म मान के चलते हैं इसको कि अगर मुझे कम इच्छा हो रही है तभी भी शर्म की बात है, ज़्यादा इच्छा हो रही है तभी भी शर्म की बात है, और शर्म की वजह से पता नहीं कितने कितने सालों तक ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सेक्सुअल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका नेसेसरीली सेक्स के साथ रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। हाँ, तो ज़रूरी है कि हम एक प्रैक्टिशनर से, एक सेक्सोलॉजिस्ट से, एक कोच से बात करें उस बारे में और बताएं अपनी इस लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो हम उस ट्रीटमेंट का फ़ायदा लेके और अपनी फ्यूचर सेक्सुअल के लाइफ लिए को, आप सेक्सुअल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेल डिज़ाइंड। मतलब सेक्सुअल एजुकेशन ना एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि एक इंसान के इमोशन से जुड़ा हुआ है। सेक्सुअल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बच्चों को सेक्स करना नहीं सिखाते सेक्सुअल एजुकेशन में, हम उनको सिखाते हैं अपनी बॉडी को कैसे समझना है, बॉडी की डिज़ायर को रिस्पेक्ट कैसे करना है, समझना कैसे है, अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है। जैसे हर एक इंसान के लिए बाउंड्रीज अलग हो सकती है। हो सकता है एक लड़की को इतना सा भी यहाँ पे टच पसंद ना हो, और एक लड़की हो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई ऐसे मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो देर आर। अब स्कूल्स में क्या होता है ना, क्योंकि लोगों को ये चीज़, बच्चों को ये चीज़ सिखाई नहीं गई, वो एक दूसरे को भी मोक कर रहे हैं। एक लड़की को बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे केसेस आए हुए हैं, वो लड़की परेशान है क्योंकि सब उसको बोलते हैं इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, क्यों इसको टच पसंद है, दैट्स हर बाउंड्री, उसको पर्सनली वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सेक्सुअल एजुकेशन में हम सब कुछ सिखाते हैं कि एक इंसान की खुद की बाउंड्रीज होती हैं, आपकी खुद की बाउंड्रीज हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर पर्सनस बाउंड्री एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। और अपनी बाउंड्रीज बनाना भी कितना ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी किसी को बोल नहीं पाओगे कल को कि भाई ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम शर्माते हैं। मैंने ये बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने वो बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। डिज़ायर के बारे में, हार्मोन्स के बारे में सिखाते हैं, और हाँ, रिप्रोडक्शन के बारे में सिखाते हैं, एसटीडीज़ एसटीआईज़ के बारे में सिखाते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ के बारे में सिखाते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तभी तो आपको कल को पता चलेगा कि अगर मुझे अभी ये सिम्टम आ रहा है या बॉडी में ऐसा फील हो रहा है तो किस वजह से हो सकता है, और तभी आप फेयर डिसीजन लोगे, तभी आप सही जगह पे जाओगे। जब आपको पता ही नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्यों जाओगे सेक्सुअल कोच के पास, या फिर क्यों जाओगे आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास या सेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास, आप नहीं जा सकते। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, सो डॉक्टर सोनाली, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि अब सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, अभी हमने डिस्कस भी की कि सेक्सुअल एजुकेशन इज नॉट अबाउट डूइंग हाउ टू डू, बट इट इज अबाउट लर्निंग हाउ आवर बॉडी इज, है ना, हाउ बॉडी इज। तो अब जो नेक्स्ट एक बड़ी कॉमन सी आजकल चीज़ आ रही है कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब परफॉर्म करने लगता है, एक लड़के को लगता है कि ड्यू टू सम पॉर्न एजुकेशन और जो एक अनऑथराइज्ड उसने कहीं से नॉलेज ले लिया है कि लॉन्ग लास्टिंग, मैं जितना ज़्यादा समय मैं लूँगा और उससे एक सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, हमारा रिलेशनशिप और आगे के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो मे बी अगर वो कर भी पाएगा, उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरे को करना है। हाँ। वो शायद उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है, इम्पोर्टेंस देता है, और वो सोचता है कि अब मेरे को इंस्टेंट परफॉर्मिंग टेक्निक्स चाहिए कुछ। हाँ. जिसके लिए बड़ी इजीली मार्केट में अवेलेबल है केमिकल बेस्ड पिल्स। राइट। शायद उसको पता भी होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, बट उस मोमेंट पे वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, उसके फितूर दिमाग में आ जाता है कि अब मेरे को इंस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। तो क्या इंस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हो जो कि आपके आगे जाके आपको नुकसान भी दे सकता है? ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस प्रेशर आपको परफॉर्म करने ही नहीं देता है।
जितना मतलब जितना आप परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हो ना, Yes. उतना ही कम अच्छे से आप परफॉर्म कर पाते हो। अब देखो शरीर, मान लो अभी यहाँ पे एक सांप आ जाए, आप क्या करोगे? भागूंगा सीधे भागोगे। भागूंगा। मैं भी भागूंगी, पर मुझे ये पता है कि 95% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते, मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, मुझे ये चीज़ें पता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे क्या हो सकता है 95% में से हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जहरीला Very ना हो। true. हमारे ब्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, देयर आर टू सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। Okay. सिंपैथेटिक सिस्टम होता है एकदम से फियर एंड फ्राइट वाला, एकदम से अच्छा। एक्शन लेने वाला, कि Right. जैसे अभी कोई फियर सिचुएशन है तो उसमें मैंने एकदम से एक्शन लेना है, काम को खत्म करना है, भागना है या कुछ भी करके काम को खत्म करना है, सेफ जगह पे जाना है, ठीक वो है। होता है सिंपैथेटिक। हाँ, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक है रेस्ट और डाइजेस्ट वाला, जब आप डिजायरेबल फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, रिलैक्स्ड हो। सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए शुरू में, इरेक्शन के लिए यू नीड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम टू वर्क, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्स करेगा आपकी आर्टरीज को, खून की धमनियों को। पीनस में कोई हड्डी तो नहीं होती है, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए आपको पीनस को इरेक्ट करना रहता है। इरेक्शन के लिए चाहिए होती है ब्लड फ्लो, मतलब खून की धमनियां, जैसे आंखों में आपको छोटी छोटी ब्लड वेसल दिखती है ना, दिखती हैं रेड कलर की। हाँ, वैसे ही थोड़ी सी कहता हूँ। बड़ी पीनस के अंदर होती है, मतलब Okay. बहुत सारी माइक्रो ब्लड वेसल्स हैं। Right. जब वो रिलैक्स होंगी तो वहाँ पे खून जाएगा तो वो इरेक्ट होगा। सेम यही काम जो इस पिल की आप बात कर रहे थे, केमिकल बेस्ड Right. पिल, वो करती है। अच्छा। ठीक है, वो फोर्सफुली कर रही है, वो बॉडी की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर रही है, अननेचुरली कर Yes. रही है वो। अभी क्या हुआ, वो इंसान क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे Yes. इतनी देर करना है, मुझे उसको सेटिस्फाई करना ही करना है, बिल्कुल। आज तो क्लाइमैक्स तक पहुंच जाके रहूंगा, ये सब चीज़ें थॉट आते रहते हैं। ये नोइंगली अननोइंगली आपके दिमाग का कॉर्टिसोल, मतलब आपको फियरफुल सिचुएशन में, थ्रेटफुल सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। तो क्या हो Right. जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। बॉडी सिग्नल नीचे क्या दे रही है, खत्म करो इस काम को, मतलब ये तो इरेक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि जल्दी जल्दी अब यहाँ से निकलना है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। Right. या तो इरेक्शन होगी और जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसको हम प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या शीघ्र पतन बोल देते हैं। तो हम खुद ही अपनी बॉडी के साथ ये कर रहे हैं, हम Right. खुद परफॉर्मेंस का प्रेशर ले रहे हैं, और फिर मार्केट में जाके एक पिल ले रहे हैं जिससे फोर्सफुली जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, खून की धमनियाँ हैं, वो रिलैक्स हो जा रही हैं, तो पीनस तक ब्लड फ्लो पहुंच रहा है, और फिर आप कुछ देर के लिए परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन इन पिल्स के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पीनस के लिए नहीं बनी है। राइट। जो रिलैक्सेशन हो रही है ब्लड वेसल की, वो हर जगह हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को क्या, जब वो पिल खाते हैं तो उनके फेस पे एकदम से ऐसा ब्लश, मतलब रेडनेस हो जाती है, Right. हीट फील होती है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो जा रहा है। आंखों में कई लोगों को ब्लरी फील, मतलब विजन उनका ब्लरी हो जाता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, ये वो नहीं अनकॉमन की बात नहीं कर रही, ये Right. बिल्कुल कॉमन साइड इफेक्ट है। Right. डाइजेशन थोड़ी सी खराब हो जाती है लोगों की, ब्लोटिंग सा फील होता है उन लोग को, सर में दर्द होना, चक्कर आना, या फिर सर में भारीपन होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जिन लोगों की हार्ट की मेडिसिन चल रही है, कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों की हार्ट की मेडिसिन चल रही है, उन Right. लोगों के लिए ये पिल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उनको अच्छा। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इवन आई हैव अ केस, मतलब ओके। इवन मेरे पास एक, मैं कुछ लेके भी आई थी आपके लिए, ताकि Very हमारे good, very व्यूअर्स good. भी देखें, आप हाँ। पढ़िए इस चीज़ को। शेन वॉन्स डेथ। अच्छा, शेन वॉन जो कि स्पिनर, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर थे। बिल्कुल, जब उनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम पे पूरा स्टडी होता है ना कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, बिकॉज ही वॉज फिट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट कई सालों तक खेला है। क्रिकेटर, बिल्कुल क्रिकेटर हैं, तो उनकी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। Very उनके बैग में एक इसी तरह की मेडिसिन मिली थी, Oh. एक केमिकल बेस्ड पिल, जो मैं कंपनी का नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन Right. यही सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन होती है वो उनकी उसमें मिली थी। और ऐसे और भी केसेस हैं जहाँ पे स्ट्रोक आ गया, कई लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया पिल लेने के बाद। तो हमें बहुत ही सेफ लेके चलना पड़ता है। आप जल्दबाजी में कोई भी मेडिकल स्टोर से एक पिल लेके नहीं आ सकते हो। आप एटलीस्ट, मेडिसिन दी जाती हैं, एलोपैथिक डॉक्टर या मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें देख के देते हैं। Right. आप इसको ओवर द काउंटर समझ के ऐसे ही मार्केट से मत ले लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर लेनी भी पड़े तब भी हमारे को विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ Right. एक फिजिशियन से हमारे को प्रिस्क्राइब करने। और आई वाज वेरी मच सरप्राइज, मेरे को शेन वॉन का पता भी नहीं था, और ऐसे कई और केसेस भी होंगे जैसे Right. आपने बताया। तो मैं अगला सवाल मेरा यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैसे शेन वॉन थे, उनकी एक एज थे वो, राइट, है ना, हाँ। वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी कई खासकर मेल्स की हम बात करें तो दे आर मैरिड, Right. उनके बच्चे भी हैं, कईयों के बच्चे एडल्ट भी हो चुके हैं, दे आर 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स, वो भी इन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। राइट, और मैं थोड़ा सा इसमें और एक एग्जांपल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो माइंड है, हमारे थॉट्स हैं, हाँ हाँ, वो एक बिल्कुल एक
एक रॉ फील्ड की तरह होते हैं, खेत की तरह हाँ, होते हाँ, हैं। हाँ, अगर हम उसमें एक अच्छा बीज बोएंगे तो बड़ी अच्छी फसल होगी, बिल्कुल। और अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे हाँ, हाँ, तो उसमें जो है वो जंगली घास आना वीड, शुरू हाँ, हो हाँ, हाँ, जाएगा, वीड आ जाएगा। तो जंगली घास के लिए हमारे कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल। वो बाय डिफॉल्ट आती हाँ, है। हाँ, हाँ, और अच्छे थॉट्स के लिए हमारे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल। मैंने आजकल सोसाइटी में ऐसे कई चीज़ें देखी, ऐसे कई केसेस देखे, जैसे निर्भया का एक केस था, जी। और ऐसे और भी कई केसेस हैं जिसमें 40, 50, 60 इयर्स के हुँ, मेल्स जो हैं, तो ऐसे एक दिमाग में फितूर चल पड़ा है, 12 महीने 24 घंटे सेक्स रिलेटेड चीज़ें चल रही हुँ, हैं। हुँ, हुँ, और वही, क्योंकि मैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स ऐसी चीज़ें देखता रहता हूँ, ऐसे चैनल्स, तो उसमें दिखाया जाता है कि इवन एनिमल्स भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, मगर एक ड्यूरेशन होती है 1 साल की। मेटिंग पीरियड। हाँ, हाँ, मीटिंग पीरियड, आपने बिल्कुल सही टर्म यूज़ की। तो वो उसमें करते हैं और फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसको मैं जानवर से भी बदतर कह सकता हूँ, ऐसे हाँ, हाँ, इंसान हाँ, जो कि ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो जाते हैं, करते हैं। तो उसमें ऐसा क्या हो गया है इंसान को कि वो 24 घंटे उम्र का लिहाज ना करते हुए, और यही फितूर हो गया कि सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, गोलियों में इंडल्ज हो रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं। राइट। तो इसके लिए मैं जानना चाहूँगा आपके मुझे लगता है, इनसाइट्स। देखो, रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ जी। साइकोलॉजिकल रीज़न रहता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल रीज़न भी रहते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन, एक सटीक सॉल्यूशन इज़ वेल डिफाइंड सेक्सुअल एजुकेशन, वेल डिज़ाइंड सेक्सुअल एजुकेशन प्लान। ठीक क्योंकि है जी। बच्चों को, मैं वही बोल रही थी ना, एक तो समझाना, जो कॉन्विक्ट है और जो विक्टिम है, विक्टिम जिसके साथ बुरा हुआ, Yes. कॉन्विक्ट जिसने बुरा किया, Right. दोनों को ही पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। जब तक आप उनको, जब हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी भी सिखा रहे हैं किसी इंसान को, Right. या फिर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्विक्ट्स जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, पर उसको इग्नोर किया गया, उसको समझा Yes. नहीं गया, और अब वो बाहर जानवरों की तरह, आपने सही बोला, वो जानवरों से बदतर ही है, क्योंकि इंसान सोच सकता है, वो किसी का बुरा करने का सोच सकता है बिना किसी मतलब से। तो ऐसे Right. बहुत से कॉन्विक्ट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बचपन में ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने आदमियों को भी खाया है, आदमियों का हाँ जी, मांस भी बिल्कुल, खाया है, उनको बिल्कुल। मारते भी हैं, सीरियल किलर्स आर देयर। तो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले लोग हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा जब तक हमने अपने स्कूल्स में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखा है, हम देखते ही नहीं है। ऐसा एक बच्चा था, एक मैंने बहुत पहले ये स्टोरी देखी थी। एक बच्चा था, उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो मुर्गा काटते हैं, वो मटन शॉप या किसी चिकन शॉप ऐसे जगह पे था उनके पेरेंट्स। तो उन्होंने देखा कि उनका जो उनके फादर हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं, तो उस बच्चे ने एक छोटी बच्ची को काट दिया, राइट। और उसने उनको बोला कि इसमें क्या बुरी बात है या गलत बात है, आप अच्छा। मुर्गे को और बकरे को भी तो काट रहे हो। हाँ, हम चीज़ें कर रहे हैं और बच्चा चीज़ें सीख रहा है, एक नया इंसान है ना, बच्चे को एक नया इंसान बोल सकते हो कि एक हाँ नया जी। इंसान है, वो सब कुछ देख रहा है और सुन रहा है आपके अराउंड। जब तक आपने उसको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी, जब तक आपने उसके दिमाग को नहीं समझा, तब तक आप उसको ऐसे ही फील्ड में छोड़ दे रहे हो, और वो जानवर ही है और बिल्कुल, वो कुछ भी कर बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, यस। इसीलिए सेक्सुअल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो हम शुरू में बात कर रहे थे। हाँ जी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कि अगर हम सेक्स की बातें बचपन में करेंगे तो बच्चे ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, जल्दी कम उम्र में इंडल्ज हो thought जाएंगे है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की thought तरफ, है, ये yes। थॉट रहता है। अब पर हमें किस चीज़ को मानना चाहिए, सिर्फ जो हमारे दिमाग में थॉट आया, या फिर डेटा को, बिल्कुल, जो डेटा। हो चुका है उसको मानना हाँ चाहिए। जी। देयर आर कंट्रीज, जैसे नीदरलैंड है, ठीक है, जामिया है, और यूरोप की 21 कंट्रीज है जहाँ पे वेल डिजाइंड सेक्सुअल एजुकेशन प्लान है। ओके। उन सभी कंट्रीज में अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी के केसेस कम हुए हैं जब से वहाँ पे सेक्सुअल एजुकेशन दी जा रही है। इवन Right। वो जो एज है सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने का बच्चों का, वो डिले हुआ है। ओह, जबकि आप उनको सेक्सुअल एजुकेशन पहले दे रहे हो, सेक्स की बातें पहले कर रहे हैं, Right। लेकिन डिले हो गया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं। यस। दे नो देयर बॉडी, वो बिना मतलब से डिजायर हुई तो उनको पता है क्यों हो रही है, उनको पता है कि हार्मोन्स है, इवन उनको पता है कि अपनी अर्जीज को, अपनी डिजायर को कैसे कंट्रोल करना है। राइट। इवन कंट्रोल भी नहीं बोल सकते, किस तरह से रिलीज करना है इन अ Yes, गुड वे, उनको yes, किसी को yes। परेशान नहीं करना। अभी मेरठ में या कहीं पे एक केस आया था जहाँ पे एक लड़के ने अपनी बहन को असॉल्ट किया सेक्सुअली, और जब उससे पूछा गया, क्योंकि सारे जो कॉन्विक्ट्स होते हैं ना, बाद में इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, बाद में इनकी काउंसलिंग होती है, Okay। इनको समझाया जाता है, समझा जाता है इनको। तो उसने बोला कि मास्टरबेशन इज़ बैड फॉर माई हेल्थ। तो अच्छा। मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं ऐसे नहीं रिलीज़ कर सकता, और मेरे को डिज़ायर ज़्यादा हो रही थी, तो ओह, उसने ये रास्ता चुना। राइट। तो ये कितनी, आप सोचो कितनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी मिस एजुकेशन कितनी बड़ी चीज़ को तक पहुंच गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मुझे लगता है हम एज ए इंडियन, हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी धरती जहाँ पे कामा
सूत्र जैसी किताबें हैं, नंगरंगा जैसी किताबें रही हैं, जहाँ पे हमारी पुरानी सोसाइटी इतनी ज़्यादा एडवांस थी शायद, जो इन चीज़ों को खुल के बात करती थी, इन Yes, चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल, उन्होंने भी बिल्कुल। कुछ सोच समझ के ही खुल के बात करना शुरू किया होगा। बिल्कुल, एडवांस सोसाइटी का मतलब है काफ़ी समय तक उन्होंने सोचा, समझा, देखा, चीज़ों को डाटा कलेक्ट किया होगा और उसके बाद ही चीज़ें स्टार्ट करी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने एक ना हम पहले ज़माने में विवाह भी बहुत जल्दी हो जाते थे। बिल्कुल, 13, 14, 15 साल में प्यूबर्टी के बाद ही वो उनके देखो अभी हम किस बात करते हैं, एक टाइम आया, एक थी हमारी सोसाइटी जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते, जो कि डैमेज कर दी गई, एक टाइम की हम बात करते हैं। उसके बाद हुआ जब हमारा फिर से स्टार्टिंग हुई हमारी, वो जो स्टार्टिंग वाला फेज़ है वहाँ पे जल्दी शादियाँ हो जाती थी, क्योंकि तब हम सीख Okay, रहे थे। हम yes. वो ये ना हर एक चीज़ एक बच्चा के स्टेज में होता है, बच्चे से हम बड़े होते रहते हैं और चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम वी आर डेवलपिंग एंड वी आर डेवलपिंग इन अ गुड वे, हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। आज हम जैसे जेनजी है, हम जनरेशन जी की, जनरेशन जी यस, जी ना, जनरेशन जी, जनरेशन जी की हम बात करते हैं। तो वो बच्चे, हमने सोचा था कि फ़ोन आ गया है तो फ़ोन से तो एडिक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं। अलग 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 पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, कुछ ऐसे सोसाइटी के पार्ट हैं जहाँ पे सिर्फ शायद वो रील्स बनाने और ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन देयर आर अ फ्यू पार्ट्स जहाँ पे अब मैंने देखा है कि 16 साल का बच्चा भी इतना कमा रहा है कि उसके पूरे घर वालों ने इतना नहीं होता है, कमाया। ऐसा होता है, यस यस। अब वो पैसे को गलत नहीं मान रहा है, हाँ। अब वो फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छा मान रहा है, अपने घर वालों को भी बोल रहा है कि पैसे की बात करना बुरा नहीं है। जबकि इंडिया में देखो कितनी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि पैसे की जो बात करता है सबसे बड़ा बुरा इंसान है वो, है ना। तो ऐसा हमारे होता है, हम घर पे होता नहीं है, बात करते कि yes. हाँ जो पैसा कमाने वाला है वो लालची है, हाँ, वो बुरा करेगा सबके साथ में। राइट। नहीं, पर आजकल आज जो स्टार्टअप्स हैं हाँ, हाँ। वो 18, 19 साल की लड़के लड़कियां स्टार्ट बिल्कुल। कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल सही आपने बात कही कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेशन दी जाए बिल्कुल। तो मैं उसका यहाँ पे ऐड ऑन रिजल्ट्स, करना चाहूँगी, स्ट्रक्चर एक वेल डिज़ाइंड एंड वेल डिलीवर्ड। यस, मतलब अगर मुझे पता है कि इस तरह से सामने वाले इंसान को समझाना है, तभी उसको वो जगह दी जाए, ऐसे ही कुछ भी ना बोलने के लिए ना। बिल्कुल, जिस बंदे ने बिल्कुल। डिज़ाइन किया है उसके बाद उनको भी सिखाना पड़ेगा कि आपको किसी इंसान को, किसी बच्चे को सिखाना कैसे है। इवन सेक्सुअल एजुकेशन में मुझे लगता है बच्चे के साथ साथ में उसके पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगी बहुत सारी चीज़। वेरी ट्रू। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। राइट, ट्रू, तो हमारे को कंप्लीट नॉलेज देना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर सोनाली, आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं बात करूंगा ये रिलेट कर पाएंगे यंग जनरेशन के लोग कि एक ना देयर इज अ पीक जिसको हम ऑर्गेज्म कहते हैं कि भाई वाह ये हमारा पीक है। अब क्या वो 5 मिनट में पीक आता है, क्या वो फीमेल के लिए 15 मिनट होता है, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, या वो मिनट्स के अलावा स्ट्रोक्स के साथ एसोसिएट होता है जी, 20 स्ट्रोक्स, 30, 40, 50, हाउ टू रीच दैट ऑर्गेज्म। राइट। और वो ऑर्गेज्म सिर्फ मेल के लिए ही क्यों, क्या फीमेल के लिए भी बराबर होना चाहिए, क्या वो बराबर आता है? तो उसमें बड़ी असमंजस की सिचुएशन है, कंफ्यूजन है, तो आप उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दें तो डॉक्टर सोनाली। बिल्कुल ये बहुत सही आपने बात करी, क्योंकि हर एक इंसान यही पूछता रहता है हमसे भी, जब भी काउंसलिंग कंसल्टेशन हम देते हैं तो उस टाइम पे उसका ये होता है कि मैं अपने फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज्म तक कैसे पहुंचाऊं। Yes. क्योंकि वो एक है चीज़ कि फीमेल को ज़्यादा टाइम लगता है, एंड राइट, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बात है, क्योंकि फीमेल का जो सेक्सुअल अराउजल है वो ज़्यादा माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, वो ज़्यादा इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता ओह। है। तो इसीलिए जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की शुरुआत करो तो सबसे पहला आता है सेफ्टी, और क्या वो इंसान अभी स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर आपका दिमाग कहीं और है तो आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस की तरफ कैसे अपना माइंड को Very true, डाइवर्ट कर बिल्कुल, पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए, और वुमेन थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, मेन का रहता है कि फिजिकली थोड़ा ज़्यादा है अराउजल। ऑर्गेज्म को समझने से पहले हमें अराउजल समझना पड़ेगा। राइट, अराउजल है कि बॉडी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी भी है या नहीं। इफ़ इट्स नॉट रेडी तो फिर अराउजल तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आप चाहे फिर 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, आपकी पार्टनर को आपने परेशान कर रखा है, आज घर में कुछ कलेश हुआ है, वो बार बार उसके बारे में बात करना चाहती है और आप उसको बात ना करके उसको किस करना शुरू कर दिया। फोर प्ले, सो कॉल्ड फोर प्ले, लोग क्या कहते हैं कि मैं तो फोर प्ले करता हूँ जी, मैं तो यहाँ किस कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ, यहाँ टच करता हूँ, तो मेरा 10 मिनट तो इस सब में चला जाता है, जबकि पार्टनर खुशी नहीं है उन सब चीज़ों से, यस, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चल रहा है कि ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर हम बुक्स की बात करें तो मेल्स में
5 से 7 मिनट का कुछ टाइम रहता है, 5-6 मिनट का, जब उसको अगर अराउजल 5-6 मिनट तक अच्छे से आता है तो ऑर्गेजम तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Okay. ठीक है, और ऑर्गेजम माइंड से शुरू होता है और बॉडी उसको फॉलो करती है। ये Oh. चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। Right. इजैक्यूलेशन डिस्चार्ज हो गया, दैट्स नॉट ऑर्गेजम Yes. फॉर मैन। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैन में तो हो गया इजैक्यूलेशन तो ऑर्गेजम हो ही गया ना, ऐसे बिल्कुल, कैसे हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, लेकिन होता है आप ऐसा। ये समझो, नाइटफॉल जानते हो आप, ये स्वप्न बिल्कुल, दोष है ना, बिल्कुल। नाइटफॉल के टाइम पे किसको ऑर्गेजम हो रहा है? इजैक्यूलेशन बिल्कुल। तो हो रहा है उस टाइम Yes, पे, but ऑर्गेजम this- नहीं हो रहा। इवन जब सुबह इंसान उठता है तो ज़्यादा टेंशन में होता है, अरे Very मेरे को true. नाइटफॉल हो गया, क्योंकि उसको लेके भी बहुत सारी हाँ, भ्रांतियाँ हैं। वो सुबह दिमाग में बजट ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। अब जिसको हाँ, प्रीमेच्योर unnatural। इजैक्यूलेशन है, जिसको वजाइना में पेनिट्रेट करने से पहले इजैक्यूलेशन हो गया, ऑर्गेजम पे थोड़ा ना पहुंचा है, वो तो टेंशन में है। Yes. इसीलिए हमें ऑर्गेजम को पहले समझना है कि ये एक माइंड का न्यूरोलॉजिकल हार्मोनल प्रोसेस है और फिर ये बॉडी उसको फॉलो करती है। सो मेल में 5 से 6 मिनट का एक प्रॉपर पीरियड रहता है जब अगर आपको अराउजल है, बॉडी आपकी सेक्स के लिए रेडी है। अराउजल के टाइम पे कुछ सिग्नल बॉडी दिखाती है, जैसे हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है, Right. सेंसेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब Okay. अब मान लो इस टाइम पे मैं हाथ पे टच कर रही हूँ, हाँ जी। अगर आप अराउज्ड हो, सेक्सुअली अराउज्ड हो, तो वहाँ पे हाथ पे सेंसेशन ज़्यादा फील होगी, ओके। हाथ पे भी ज़्यादा फील होगी और जेनाइटल्स में भी ज़्यादा फील होती है। Right, ठीक है, आप एक right. अच्छा एहसास होता है आपको। सेम चीज़ फीमेल के साथ हो रही है, लेकिन फीमेल में कहा जाता है कि अराउजल का टाइम 20 से 25 मिनट तक। Okay. मतलब 20 से 25 मिनट अगर फीमेल अराउज्ड है, उसके बाद उसके ऑर्गेजम तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब Okay. अबाउट पेनिट्रेशन, तो सारी विमेन को पेनिट्रेशन से, पेनिट्रेटिव सेक्स से वो अराउजल तक नहीं पहुंच पाती। राइट। बहुत कम 20-25% का एक डाटा है जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्स से अराउजल तक पहुंचती है। वैसे एक रिदमिक सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है। ओके। रिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अराउजल तक पहुंचना है तो। ओके। रिदम का मतलब है कि जो आपकी बॉडी चाह रही है कि आप उस तरीके से चीज़ें कर रहे हो, अच्छा। जो आपका बॉडी का फ्लो है इस समय, जो आपका माइंड का फ्लो है, क्या बॉडी भी वैसे चल रही है? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अभी मैं धीरे धीरे करूंगा, फिर मैं एकदम से स्ट्रोक तेज तेज कर दूंगा, फिर धीरे धीरे करूंगा। इस चीज़ को माइंड स्ट्रेसफुल मानती है ओके। वुमेन्स के लिए, और ये Right. अराउजल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो। इसीलिए आपको एक रिदम के साथ, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, उस रिदम के साथ चलना रहता है। बीच बीच में आप एजिंग टेक्निक के बारे में अगर आपको पता है, आज के टाइम पे लोग एजिंग भी करते हैं, लेकिन Right. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने वुमेन को, पार्टनर को बार बार पूछना होता है कि क्या आप ये चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हो या नहीं। राइट। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इट्स इंपॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पहली बार में ऑर्गेजम तक पहुंचा दो। राइट। है, आप 10 बार करो, 20 बार करो, मतलब दे शुड नॉट बी अ नंबर। आप समझो तो सही अपने पार्टनर को, लेकिन समझोगे कैसे? अभी मेरी जब वेबिनार्स होते हैं, वेबिनार में हम लाइव कॉल्स देते हैं और लाइव पेशेंट हमें बताता है कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ में, तो क्या वो सेटिस्फाई हो पा रही होगी? उनको पता ही नहीं है, उन्होंने पूछा ही नहीं। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि Very क्या true. मेरी पार्टनर इससे सेटिस्फाई हो पा रही होगी? मैं क्या आपने पूछा नहीं? बोलते मुझे पूछना अजीब लगता है, पूछना चाहिए ये चीज़ें या नहीं। जबकि ये कितना बुरी चीज़ है। मैं तो बोल रही हूँ, आप किसी को थोड़ा सा टच भी कर रहे हो, आपको पूछना चाहिए, यहाँ पे आपको टच अच्छा लगता है, यहाँ टच अच्छा लगता है, इधर अच्छा लगता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो आप अपने पार्टनर को समझ पाओगे। और 20-20 साल हो जाते हैं लोगों को शादी किए हुए, उनको पता ही नहीं है उनके पार्टनर को क्या अच्छा Right. लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। ऐसा होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि ये तो मेरी वाइफ है, वट एवर आई विल डू, मैं हाँ। इसके लिए अच्छे के लिए कर रहा हूँ और शी विल एक्सेप्ट इट। दूसरा, सेक्सुअल एजुकेशन मैंने पढ़ लिया, बस काफ़ी है इतना। मैंने पढ़ लिया नेक पे अच्छा लगता है, मैंने पढ़ लिया थाई पे अच्छा लगता है, यहीं पे अच्छा लगता है। ओके। सो डॉक्टर सोनाली, अब एट लास्ट मैं आपसे कोई ऐसी एक यूनिक सेक्सुअल टिप जानना चाहूँगा जो कि आपको लगता है कि अगर लोग फॉलो करें ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या प्री रिचुअल के टाइम, जिससे कि उनकी एनहेंसमेंट होगी, उनके प्लेजर में एनहेंसमेंट होगी और उनको मज़ा आएगा, दोनों को, फीमेल एंड मेल बोथ विल एंजॉय इट। सो मैं वैसे आपके लिए भी लेके आई हूँ, इसको गिफ्ट ही समझिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। ये टाइप्स ऑफ इंटीमेसी है। ओके। तो लोग सेक्स को सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी समझ लेते हैं कि बस Right. वही है, लेकिन अगर आपको अपनी इंटीमेसी को या सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाना है तो ये सारे टाइप ऑफ इंटीमेसी आप समझ लो। इमोशनल होता है, फिजिकल Physical होता हो है, गया, सेक्सुअल sexual अलग हो होता गया। है। फिजिकल Oh. इंटीमेसी इज डिफरेंट एंड सेक्सुअल इंटीमेसी इज डिफरेंट। इंटेलेक्चुअल Intellectual. होता है, स्पिरिचुअल होता है, एक्सपेरिएंशियल होता है। तो ऐसी Experimental, yes. ये बहुत सारी है, क्रिएटिव है, डिजिटल है, Recreational. ये हाँ, फाइनेंशियल, क्रिएटिव, एस्थेटिक, क्राइसिस, यस, एंड द लास्ट इज डिजिटल इंटीमेसी। डिजिटल इंटीमेसी। ये तो कई ये प्रकार की सारी हैं। इंटीमेसी का टाइप है। आगे
एक एक हमने वो भी दे रखा है कि किस तरह से आप इन इंटीमेसीज को डेवलप कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ में। मतलब आप इसको हैबिट में भी लेके आ सकते हो। इसमें से अगर 3 टाइप ऑफ इंटीमेसी को भी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका सेक्सुअल इंटीमेसी का जो एक्सपीरियंस है वो पीक पे पहुंच जाएगा। वाओ। एंड देयर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड एजिंग, जिसमें जब आप इजैक्यूलेट करने वाले होते हो, मेल पार्टनर के लिए और फीमेल के लिए वैसे तो है, जब आप इजैक्यूलेट करने वाले होते हो या फिर आप ऑर्गेजम के पास पहुंचने वाले होते हो, उस समय आप अपने माइंड को थोड़ा चेंज करते हो और रोकते हो उस प्लेजर को थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद धीरे ये 2 से 3 बार आपने रोकना है, और उसके बाद जब लास्ट वाला जो आपका इजैक्यूलेशन या ऑर्गेजम तक आप पहुंचे गए, वो एक तरह से पीक ऑर्गेजम की स्टेज मानी जाती है, क्योंकि उस समय आप अपनी बॉडी के डोपामिन और सिस्टम को सारा ट्रेन कर रहे हो। राइट। तो ये हेल्प कर सकता है। बट ये बिल्कुल एक ट्रेन प्रोफेशनल ही बताए तो ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों को कोई किसी भी तरह की सेक्सुअल वीकनेस है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है, वो लोग खुद से प्रैक्टिस ना करें, तो एक सेक्सुअल काउंसलर या फिर एक सेक्स थेरेपिस्ट, कपल काउंसलर से आप पूछ सकते हैं सब चीज़। बिल्कुल, ये कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं था। ये जो आपने इंटीमेसी की बात की, और ये मुझे लगता है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको इस चीज़ की सहायता की ज़रूरत है। राइट। मगर घर पे, जैसे भी डॉक्टर सोनाली ने कहा, अपने आप ट्राई ना करके एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर जो कि सेक्सोलॉजिस्ट है, जो कि इस बारे में एजुकेशन दे रहा है, उनके साथ बात करके फिर हम फॉलो करें टू मेक आवर सेक्सुअल लाइफ मोर फ्रूटफुल, जिससे कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट्स अबाउट ओवरऑल पर्सनैलिटी, जिससे ये इफेक्ट होगी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोनाली आपके इंसाइट्स के लिए। व्यूअर्स के लिए भी आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, आभार, थैंक यू।